जेएनजी पूरा नेपाल को हिला के रख दी। 4 सितंबर को सोशल मीडिया बैन कर दिया गया। स्टॉप करप्शन, नो सोशल मीडिया। रसिया ने कुल 15,000 नेपाली लोगों को अपने तरफ से लड़ने के लिए हायर किया था, लेकिन यह कर्फ्यू कोई काम करने वाला नहीं था। उदयनाथ खन्नाल की पत्नी को जिंदा जला दिया गया। हमारे गवर्नमेंट को एक चीज तो जरूर सीखनी चाहिए। जेएनजी एक ऐसा जनरेशन जिसे सोशल मीडिया में नेगेटिविटी से भरा हुआ है। वर्स्ट जनरेशन, होपलेस जनरेशन, एम्बिशनलेस जनरेशन, ना जाने कितने प्रकार से और ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं। जब यही जनरेशन जब अपने हक के लिए आवाज उठाई तो पूरा नेपाल को हिला के रख दी। वहां के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और कई मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ा। 2008 में नेपाल में मोनार्ची खत्म हुई थी और तब से आज तक कुल 17 सालों में अभी तक 14 प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं और उन 14 में से भी मात्र 3 ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो नेपाल की पीएम की कुर्सी को म्यूजिकल चेयर की तरह खेल रहे हैं। ये तीनों मिलकर कुल 10 साल 245 दिन राज किए हैं। इन तीनों के राज में गरीबी भी बढ़ी, इन्फ्लेशन भी हुआ, करप्शन इतनी हद तक बढ़ गई थी कि कुछ कहना नहीं, और साथ में जॉब की भी कमी हुई। जॉब की कमी इतनी हद तक नीचे गिर चुकी थी कि नेपाली लोगों को रसिया यूक्रेन वार में लड़ने के लिए जाना पड़ा। रसिया ने कुल 15,000 नेपाली लोगों को अपने तरफ से लड़ने के लिए हायर किया था। उन लोगों को कुछ दिन ट्रेनिंग दिया जाता था और रसिया के लिए लड़ने के लिए भेज दिया जाता था। उनमें से कुछ लोग तो लौट के आ गए और बहुत सारे लोग लौट के आने ही नहीं सके। इस सभी कंडीशन को देखते हुए जेएनजी का दिमाग में पहले से ही चल रहा था कि करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हम लोग को जॉब नहीं मिल रही है, हमारा कंट्री है और हम ही को ही सामने जॉब नहीं मिल रही है। तो इसे देखते हुए इन लोग पहले से ही सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे थे और हद तो तब हो चुकी थी जब पूरा देश गरीबी और इन्फ्लेशन से जूझ रहा था। वहीं दूसरी तरफ नेपो किड्स अपने लग्जरियस लाइफ को दिखा रहे थे, नई नई गाड़ियां, नई नई कपड़े और अलग अलग तरह से सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे थे। वे लोग हैशटैग नेपो किड करके सोशल मीडिया में दिखाने लगे कि किस प्रकार हम लोगों की टैक्स से नेपो किड आराम से मस्ती कर रहे हैं और हमारे देश में किस तरह पॉवर्टी बढ़ रही है। जब सोशल मीडिया में जेएनजी लोग अलग अलग तरह से करप्शन को एक्सपोज करने लगे तब गवर्नमेंट को ध्यान आई कि यह तो हमारे खिलाफ हो रहा है और 28 अगस्त को नेपाल गवर्नमेंट ने सभी सोशल मीडिया ऐप्स को एक अल्टीमेटम दे दिया कि 1 सप्ताह के अंदर अपने सोशल मीडिया ऐप को रजिस्टर करवाइए, लोकल में ऑफिस खोलिए और साथ में ग्रेवेंस ऑफिसर को भी हायर कीजिए। और इन 7 दिनों के अंदर जब कुछ सोशल मीडिया ऐप छोड़कर, जैसे में टिकटॉक, निम्बज को छोड़कर बाकी जितने सोशल मीडिया जायंट थे, फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, लिंक्डइन, किसी ने रजिस्टर नहीं किया तो गवर्नमेंट को एक बहाना मिल गया कि सोशल मीडिया बैन किया जा सके और ठीक 4 सितंबर को सोशल मीडिया बैन कर दिया गया। लेकिन जिस सोच से सोशल मीडिया बैन किया गया था वह गवर्नमेंट को बैक फायर कर गई और यही सोशल मीडिया बैन इस प्रोटेस्ट के लिए पेट्रोल में माचिस की तरह काम किया। सभी जेएनजी यह सोचने लगे कि हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है, हम जिस चीज के लिए भी आवाज उठा रहे थे उसे दबाया जा रहा है। जैसे ही सोशल मीडिया बैन हुआ सभी यूथ, स्टूडेंट यूनियन, एनजीओ लाइक हामी नेपाल सभी ने मिलकर डिजिटली कैसे भी करके वीपीएन यूज करके या टिकटॉक का यूज करके सभी ने मिलकर एक साथ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। काठमांडू, पोखरा और बुटावल से सभी स्टूडेंट्स मिलते हैं और एक साथ सोशल मीडिया बैन के ऊपर आवाज उठाते हैं। उनका एक ही चीज कहना था, स्टॉप करप्शन, नो सोशल मीडिया। 8 सितंबर को लगभग 10,000 लोग एक साथ माटीघर मंडला और पार्लियामेंट के सामने जमा हो गए और सभी ने मिलकर एक साथ पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने लगे, जिसे रोकने के लिए नेपाल पुलिस ने वाटर कैनन, टीयर गैस और साथ में रबर बुलेट्स का भी प्रयोग किया, जिसमें कुल 19 लोग मारे गए और साथ में 347 लोग घायल हो गए। यही 19 स्टूडेंट्स का मौत इस प्रोटेस्ट को और ही ज्यादा फ्यूल अप कर दिया। लोग और ही आक्रोश में आ गए और जहां यह प्रोटेस्ट जेएनजी तक ही सीमित था, यह बढ़कर नॉर्मल सिटीजन्स में भी फैल गया। अलग अलग जगह से लोग आने लगे और यह प्रोटेस्ट और ही जायंट बन गया और अब सभी प्रोटेस्टर का मन में
मात्र एक ही चीज चल रहा था कि प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करे और फिर से इलेक्शन हो। और ऐसा नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर को लगा ये सभी सोशल मीडिया बैन के ऊपर आवाज उठा रहे हैं तो इसे ही क्यों ना हटा दिया जाए। और 8 सितंबर शाम को सोशल मीडिया बैन हटा दिया जाता है। सभी सोशल मीडिया फिर से एक्टिव हो जाते हैं। यह प्रोटेस्ट अब सोशल मीडिया बैन के ऊपर ही सीमित नहीं रहा। अब यह प्रोटेस्ट पूरी तरह से करप्शन फ्री गवर्नमेंट का मांग करने लगी। यह पूरा प्रोटेस्ट अब करप्शन के ऊपर बदल चुका था। सभी को एक ही चीज चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करे। लेकिन यहाँ पीएम रिजाइन करने के बदले काठमांडू, बिरगुज, बुटावल, पोखरा जैसे अनेक जगहों पे कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन यह कर्फ्यू कोई काम करने वाला नहीं था, क्योंकि यह प्रोटेस्ट अब स्टूडेंट्स के अलावा अलग अलग लोगों का जुड़ने के कारण बहुत ही जायंट रूप ले चुका था। अब यह प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं था जब तक पीएम रिजाइन ना कर दे। बहुत सारे बड़े बड़े गवर्नमेंट बिल्डिंग को जला दिया गया, जैसे सिंहा दरबार, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, पार्लियामेंट बिल्डिंग, प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर का भी घर जला दिया गया। इस आक्रोश में नेपाल के फॉर्मर पीएम जलानाथ खन्नाल की पत्नी को जिंदा जला दिया गया और उनकी मौत हो गई। बहुत सारे पॉलिटिकल ऑफिस और बड़े बड़े पार्टीज का हेडक्वार्टर भी जला दिया गया। यह प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो चुका था कि नेपाल की जेल से कुल 13,000 कैदियों को भगा दिया गया। और साथ में सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे दस्तावेज जल जाने के कारण उनका रिकॉर्ड भी नहीं बचा। अंत में ये सभी चीज को देखते देखते नेपाल के पीएम को रिजाइन देना ही पड़ा। वहां पे जितने बड़े बड़े मिनिस्टर थे सभी को हेलीकॉप्टर लिफ्ट किया गया। इस प्रोटेस्ट में जेनजी लीडर ने यह डिसाइड किया कि हमारे देश की चीफ जस्टिस सुशीला कर्की कुछ दिनों के लिए इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम करेगी। The suspense is over. Nepal's Gen Z have chosen. The country has a new interim prime minister. It is this woman, Sushila Karki. इस पूरे प्रोटेस्ट में लगभग 30 से 34 लोग मारे गए और साथ में इससे कई ज्यादा घायल हो गए। जिस प्रकार हमारे पड़ोसी देशों में श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में हालत है, जिस प्रकार आवाज उठाई जा रही है, उससे हमारे गवर्नमेंट को एक चीज तो जरूर सीखनी चाहिए कि हमारे देश में हो रहे जितने भी प्रोटेस्ट हैं उसको दबाया ना जाए। उस प्रोटेस्ट में जो भी बातें रखी जा रही है उसे गवर्नमेंट को आराम से सुननी चाहिए और बात भी करनी चाहिए कि क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है, ना कि दबाया जा सके। जब बार बार इस तरह प्रोटेस्ट दबाया जाता है तो अंत में कंडीशन जिस प्रकार हमारे पड़ोसी देशों में हो रही है वैसा हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यह होगा ही, लेकिन जब अत्यधिक होने लगता है तो यह होना तय होता है। आप सामने का कोई भी प्रोटेस्ट देख लीजिए, हर एक प्रोटेस्ट में सभी को दबाया गया है। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट पे जरूर बताइएगा और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।